अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 को। आप तमाम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के 5 लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को अब तक हम अप्रोक्सीमेटली 97% तक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सिंपली लर्न अप पाकिस्तान की प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके उन लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सैंपल क्वेश्चंस जो है कंपाइल किए हैं एक टेस्ट की फॉर्म में, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में या जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें पिन किए गए लिंक से। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, लर्न अप पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां पर आपको वो सैंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को, क्योंकि आप तमाम लोग इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे कि सीआरपीसी से पहले हम पीरा एक्ट को पढ़ें, तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक चीज़, जब आप जो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को ओपन करते हैं तो ये लिखा होता है एक्ट 11 ऑफ 2024। इसका मतलब ये है कि 2024 में पास किए गए कवानीन में 11वां नंबर जो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन का एक्ट है, एक्ट का नंबर है। ये भी आपसे जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्योंकि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कंप्लीट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी आपके जो है वो एक्ट से होंगे, बिकॉज इसी की बेसिस पे पीरा इस्टेब्लिश की गई है, पीरा का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको आपने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में आपको दूं, उसके बाद फिर हम जो है तेज़ी से इसके लेक्चर्स को कवर अप करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख लें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है। जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 2024 का, इसको पास किया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ है, तो पास किया गया है इसको प्रोविंशियल असेंबली की तरफ से, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली, और 11 अक्टूबर 2024 2024 की डेट आपने याद रखनी है कि ये पास हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा प्रोविंशियल लॉ है तो प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब ने इसको पास किया है। उसके बाद अब कोई भी कानून अगर वफाकी लेवल पर है, फेडरल लेवल पर है, तो उसके पास होने के बाद प्रेसिडेंट की तरफ से उसकी असेंट होती है, तभी वो जो है एक एक्ट का दर्जा इख्तियार करता है। इसी तरीके से जब प्रोविंशियल लेवल पे असेंबली कोई लॉ पास करती है तो जब गवर्नर उसको असेंट देता है तब ही वो एक्ट की जो है वो शक्ल अख्तियार करता है। तो गवर्नर की तरफ से पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को असेंट दी गई है अक्टूबर 16, 2024 को। उसके बाद द एक्ट वाज पब्लिश्ड इन गैजेट एंड इन्फोर्स्ड ऑन। अब इन्फोर्समेंट और गैजेट के अंदर पब्लिश होने की डेट यहाँ पर आपको दी गई है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर डेट्स में से पूछा जाता है तो वो आपसे पूछेगा कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब इन्फोर्स हुआ है, तो आपने ये डेट भी जो है लाजमन याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जी प्रीएम्बल को। किसी भी कानून को पढ़ने से पहले उसके प्रीएम्बल को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कानून को पास करने का, इसको इन्फोर्स करने का, इसको बनाने का पर्पस क्या है, ये कानून अचीव क्या करना चाहता है। तो प्रीएम्बल ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हमें बताता है कि सबसे पहला काम क्या है इस एक्ट का। इस एक्ट का सबसे पहला काम है कि वो इस्टेब्लिश करे, कायम करे। क्या चीज़ कायम करे जी? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को कायम करे, पीरा को कायम करे, ठीक है। पीरा इस अथॉरिटी को कायम करे, और किस चीज के लिए कायम करे? फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉज। जो स्पेशल लॉज होते हैं उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसको जो है ना बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आपने पीरा की अथॉरिटी बनानी। अब स्पेशल लॉज से मुराद क्या है? स्पेशल लॉज से मुराद ये है कि एक मखसूस चीज के ऊपर जब कानून बनता है उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं। स्पेशल लॉ से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जिस तरीके से अब इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं तो एक कानून बनता है एंटी इंक्रोचमेंट का, तो अब ये एक ऐसा कानून है जो सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट के ऊपर और इंक्रोचमेंट करने वाले अफराद के ऊपर लायबल है, तो ये एक स्पेशल लॉ की हैसियत रखता है। इसी तरीके से अगर कोई मखसूस चीज है, जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसको रोकने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो ये भी जो है स्पेशल लॉ की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि एक मखसूस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ये कानून बनाया गया है। उसके बाद दूसरा पर्पस इस एक्ट का क्या है? इनहैंस करना। क्या चीज? कोऑर्डिनेशन। किसके दरमियान? बिटवीन रेगुलेटरी एजेंसीज।
तो मुख्तलिफ रेगुलेटरी एजेंसीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए इसका जो है एक कलीदी किरदार है। और ये जो इसने कोऑर्डिनेशन बनानी है, बेहतर बनानी है मुख्तलिफ रेगुलेटरी एजेंसीज़ के दरमियान, उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने का पर्पज़ क्या है? और ये जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ रेगुलेटरी एजेंसीज़ के दरमियान, ये क्यों करवाई जाती है? इस इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को करवाने का सिंपल पर्पज़ ये है कि जो इन्फोर्समेंट है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। स्ट्रीमलाइन से मुराद है कि उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। इन्फोर्समेंट लागू करने को कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर इस एक्ट का पर्पज़ है कि इंश्योर करना है यूनिफॉर्म रेगुलेटरी कंप्लायंस अक्रॉस पाकिस्तान। तो इन स्पेशल लॉज की पूरे पंजाब में यूनिफॉर्म कंप्लायंस करवानी है, अमल करवाना है। यूनिफॉर्म कंप्लायंस से यहाँ पर ये मुराद है कि ऐसा नहीं कि लाहौर में स्ट्रिक्टली किसी स्पेशल लॉ को जो है ना इन्फोर्स किया जा रहा है और एक दूसरा इलाका है मुल्तान, वहाँ पर उस कानून की उस तरह से जो है वो कानून लागू ही नहीं है। वहाँ के लोग जो है उस चीज़ से प्रिविलेज्ड हो गए हैं क्योंकि इन्फोर्स नहीं हो पा रहा। तो इस कानून का मकसद ये है कि इसने यूनिफॉर्म रेगुलेटरी कंप्लायंस करवानी है पूरे पंजाब में। देन हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि डेजिग्नेट अ लीड रेगुलेटर। तो इसने एक एजेंसी को एक लीड रेगुलेटर के तौर पे असाइन करना है कि वो एड्रेस करे। एड्रेस क्या करे? इन्फोर्समेंट गैप्स को, यानी कि किसी भी जगह पर अगर कोई कानून या उसकी शिक लागू नहीं हो पा रही, इन्फोर्स नहीं हो पा रही, तो उस इन्फोर्समेंट गैप को ख़त्म करने के लिए एक लीड रेगुलेटर डेजिग्नेट करना इस लॉ का काम है। और इसके साथ इसने क्या करना है? जुरिस्डिक्शनल कन्फ्लिक्ट्स को भी जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद पांचवें नंबर पर इस लॉ का जो पर्पस है वो ये है कि सेट अप इन्फोर्समेंट स्टेशंस। तो इसने इन्फोर्समेंट स्टेशंस बनाने हैं और ऑथोराइज करना है। ऑथोराइज किसको करना है? ऑफिसर्स को। और क्यों करना है? फॉर प्रोसीडिंग्स एंड हियरिंग्स, ठीक है। मुख्तलिफ मैटर्स के हवाले से जो डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी प्रोसीडिंग्स और हियरिंग को कंटिन्यू करने के लिए इसने इन्फोर्समेंट स्टेशंस बनाकर ऑफिसर्स को ऑथोराइज करना है। इसके बाद छठे नंबर पर इस कानून का ये काम है कि इसने इनेबल करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट एक्शंस अगेंस्ट वायलेशंस। तो एक ऐसी इन्फोर्समेंट इसने करवानी है, एक ऐसी इन्फोर्समेंट करवानी है मुख्तलिफ कानून और उसकी शिक की जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इंतज़ामी हो और नॉन जुडिशल हो। ऐसी इन्फोर्समेंट ना हो जो अदालतों के थ्रू हो रही हो, अदालतों से बाहर रहते हुए, आउट ऑफ कोर्ट रहते हुए इंतज़ामी लेवल पर इनेबल करना है कि इसकी जो है ना इन्फोर्समेंट करवाई जाए। किसके अगेंस्ट? वायलेशंस के अगेंस्ट। उसके बाद सातवें नंबर पर इस कानून का काम है कि इसने एड्रेस करना है ऑल रिलेटेड एंड एंसिलरी मैटर्स फॉर बेटर रेगुलेटरी एफिशिएंसी। इससे मिलते जुलते तमाम किस्म के जो मैटर्स हैं इसकी इन्फोर्समेंट को, इसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए वो जो है इसने एड्रेस करने हैं तमाम के तमाम मैटर्स। उसके बाद हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 बेसिकली प्रिलिमिनरी है, इब्तदाइया, और हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में चैप्टर 1 को कंप्लीट करें, चैप्टर 2 को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। तो हमारा सेक्शन 1 हमें बताता है शॉर्ट टाइटल के बारे में। शॉर्ट टाइटल से मुराद है कि इस एक्ट का नाम क्या है। उसके बाद जो है एक्सटेंट के बारे में कि इसका जो है वो दायरा इख्तियार कहाँ तक है, और कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन कि ये कब से लागू हुआ है और कहाँ पे लागू हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटल को। दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, ये इसका शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन बताई जा रही है कि कब तक, कहां तक ये एक्सटेंडेड है। इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब, ये पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में जो है एक्सटेंडेड है, पंजाब की टेरिटरी तक ये लागू होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एंड अप्लाई टू सच एरिया एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो अब बताया जा रहा है कि ये कमेंस होगा उस तारीख पर, सच डेट पर, और ये लागू होगा उस एरिया के ऊपर जिसके बारे में, जिस तारीख के बारे में और जिस एरिया के बारे में गवर्नमेंट अपने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में बताएगी। ये हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट को पढ़ लिया। अब डेफिनेशन क्लॉज की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वो तमाम लोग जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर कानून नहीं पढ़ा हुआ, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई कानून दिया जाता है, एक्ट दिया जाता है, सबसे पहला जो उसका सेक्शन होता है उसमें उसका नाम, उसकी एक्सटेंट, दायरा इख्तियार और उसकी जो है ना वो कब से लागू होगा इसके बारे में बताया जाता है।
जो उसका सेक्शन 2 होता है उसमें डेफिनेशंस बताई जाती हैं। डेफिनेशन से मुराद है कि अब ये जो कोर्ट का लफ्ज़ है ना, अगर ये पूरे एक्ट में कहीं पर इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब ये वाला होगा, इससे आगे जो डिस्कस किया गया है। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये एक बेसिक डिक्शनरी है जो आपको बताती है कि इस एक्ट में यूज़ होने वाले ये वर्ड्स, इनका ये मतलब है। अब वैसे तो गालिबन 55 के करीब जो है डेफिनेशन में वर्ड्स दिए गए थे, लेकिन वो बड़े बेसिक थे। आप एक बार उसको रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर वही टेक्निकल चीज़ें इंक्लूड की हैं जो आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हमने प्रिपेयर करना है। तो इस एक्ट में कोर्ट से मुराद ये है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कौन सा होता है? जब भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती हैं मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से चलती हैं, और मैजिस्ट्रेट 3 क्लासेस का होता है, उसके बाद उस डिसीजन की जो अपील की जाती है वो अपील की जाती है जी कोर्ट ऑफ सेशन में। अब कोर्ट ऑफ सेशन और इसके साथ साथ एडिशनल सेशन जज, इससे मुराद ये है कि जो सेशन जज होगा वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्सन होगा, और वो क्रिमिनल मैटर्स के हवाले से एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होगा। इसके अलावा अब क्योंकि एक जज पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैटर्स को नहीं सुन सकता, तो जिस तरीके से यहाँ पर एक सेशन जज है, तो सेशन जज के इख्तियारात के बराबर उसके इक्वल ही 5 फॉर एग्जाम्पल एडिशनल सेशन जज लगा दिए जाते हैं, और उनके पास सेम पावर्स होती हैं, लेकिन क्योंकि मैटर्स ज़्यादा हैं तो मैटर्स इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इन सब को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सुपरवाइज कर रहा होता है जी सेशन जज। तो यहाँ पर उसने बताया है कि कोर्ट से मुराद कोर्ट ऑफ सेशन भी है और एडिशनल सेशन जज भी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोर्ट में क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है अंडर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद इंक्रोचमेंट से क्या मुराद है? इंक्रोचमेंट इंक्लूड्स, इंक्रोचमेंट में शामिल है एनी इंटरफेरेंस, किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस और इंट्रूजन या मुदाखलत इनटू द स्टेट प्रॉपर्टी। रियासत की जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी भी किस्म की मुदाखलत अगर आप करते हैं तो वो इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन में आती है। और यहां कहता है कि एंड इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है एनी परमानेंट और temporary structure raised there upon or movable objects intruded there upon। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रोचमेंट से मुराद हमने ये समझ लिया कि आप जो है जब भी इंटरफेयर करते हैं या इंट्रूजन करते हैं किस चीज़ के अंदर, स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर, आपने मुदाखलत की स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर, आप जो है वो उसके बाद इसमें शामिल है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है अगर आप परमानेंट या टेम्परेरी किस्म का कोई जो है ना ऑब्जेक्ट उस पर प्लेस कर देते हैं या कुछ स्ट्रक्चर रेज कर लेते हैं। जिस तरीके से सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर जो है लकड़ी के साथ जो है एक हट टाइप बना लिया और उसमें अपनी ख़रीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया, तो यहाँ पर अब आपने क्या की हुई है? इंक्रोचमेंट की हुई है। अब चाहे ये स्ट्रक्चर आपका टेम्परेरी किस्म का है या परमानेंट किस्म का है, दोनों सूरतों में ये इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन में आ रहा है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट स्टेशंस क्या होते हैं? इन्फोर्समेंट station under this act means any place or premises declared by the government to be enforcement station at subdivisional level under the act। अब सब डिविजनल लेवल पर किसी भी किस्म की जो प्रेमिसेस है या प्लेस है, सरकार अगर उसको डिक्लेयर करती है कि ये एक इन्फोर्समेंट स्टेशन है, तो उससे मुराद जो है इन्फोर्समेंट स्टेशन है अंडर दिस एक्ट। जब भी इन्फोर्समेंट स्टेशन का लफ्ज़ इस पूरे एक्ट में आएगा, इससे मुराद कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर्ड जो है ना स्टेशंस हैं वही इन्फोर्समेंट स्टेशंस हैं। देन हम चलते हैं इलीगल ऑक्यूपायर की तरफ। अब ये वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपने समझने हैं और इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन डेफिनेशन क्लॉज को एक बार सारा आपने लाजमी पढ़ना है और पीरा के एक्ट से एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है। वो एक्ट बासानी आपको मिल जाएगा लर्नर पाकिस्तान की वेबसाइट पे। और इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं जिससे आप अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उसको ज्वाइन करें, उसको सॉल्व करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। उसको सॉल्व करने के बाद आप हमें फीडबैक उस पर दें। इसके बाद इलीगल ऑक्यूपायर मीन्स एनी ट्रेसपासर। ट्रेसपासर एक ऐसा शख्स जो बगैर इजाज़त के आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाता है। अब इस इलीगल ऑक्यूपायर से मुराद है ट्रेसपासर, ट्रेसपासर ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी। रियासत की प्रॉपर्टी के ऊपर बगैर इजाज़त के आप जो है अगर दाखिला करते हैं तो आप एक ट्रेसपासर हैं, और इलीगल ऑक्यूपायर का मतलब है ट्रेसपासर। और इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है, कौन शामिल है जी? सच लेसी, लेसी जो कि किसी भी जो है ना जगह को एक मखसूस वक्त के लिए लीज पे लेता है, किराए पर लेता है, ठीक है। Who after the expiration of period of lease or
लाइसेंस कंटिन्यू टू रिमेन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि आपने रियासत से एक प्रॉपर्टी, एक मखसूस प्रॉपर्टी लीज पर ली थी, फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए। अब 20 साल की लीज खत्म होने पर आप जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर ही रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, तब भी आप इलीगल ऑक्यूपायर हैं, आपने ट्रेसपास किया हुआ है, ठीक है। रिमेन्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, या इसके अंदर शामिल है एक अलॉटी। अगर उस अलॉटी की अलॉटमेंट एक्सपायर हो गई है, कैंसिल हो गई है, या उसको ख़त्म कर दिया गया है और फिर भी वो स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर रहता है, तब भी हम उसको इलीगल ऑक्यूपायर ही कहेंगे। देन हम ऑफेंडर की तरफ जाते हैं कि ऑफेंडर से क्या मुराद है। इस एक्ट के अंदर जब भी ऑफेंडर का लफ्ज़ यूज़ होगा, उसका मतलब ये होगा अ पर्सन, एक शख्स, हु हैज़ कमिटेड or against whom there is reasonable belief or suspicion that he has committed a violation or offense under the act or scheduled laws। इसका मतलब ये है offender से मुराद वो शख्स है जिसने इस एक्ट की वायलेशन में कोई काम किया है, या उस पे शक है, उस शख्सियत के हवाले से एक शुबा एग्जिस्ट करता है कि हो सकता है कि इस एक्ट के अगेंस्ट उसने कोई काम किया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑफेंडर कहेंगे। देन पब्लिक न्यूजेंस के हवाले से बात की जा रही है। उसने कहा है कि पब्लिक न्यूजेंस मींस, इसका मतलब है एनी इलीगल एक्ट, कोई भी गैर कानूनी काम, या ओमिशन कहते हैं कोई ऐसा काम जिसको करना आपकी ड्यूटी है और आप वो नहीं करते, तो इसका मतलब ओमिशन होता है। कोई काम करना जो इलीगल है, या कोई काम जिसको करने की आपकी ड्यूटी और आपने किया नहीं है। विच कॉजेज वायलेशन, जो कि आपका ऐसा करना, इलीगल एक्ट करना या आपकी ड्यूटी परफॉर्म ना करना, एक वायलेशन क्रिएट करती है अंडर द एक्ट या स्केड्यूल्ड लॉज के अंदर। इस कानून के अंदर स्केड्यूल्ड लॉज आपको मिल जाएंगे। तो इस कानून पीरा का जो एक्ट है उसके अगेंस्ट या स्केड्यूल्ड लॉज के अगेंस्ट आप एक इलीगल एक्ट करते हैं या एक ओमिशन करते हैं, और विच मे कॉज एनी कॉमन इंजरी, या उससे एक जो है ना एक कॉमन किस्म की इंजरी, एक कॉमन किस्म का नुकसान होता है पब्लिक एट लार्ज को। डेंजर आप उनके लिए क्रिएट करते हैं या उनके लिए एक अनॉयंस क्रिएट करते हैं टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी। आप आम आवाम के लिए जो है कॉमन इंजरी क्रिएट करते हैं, डेंजर क्रिएट करते हैं, उनके लिए अनॉयंस क्रिएट करते हैं, या फिर वो लोग जो हमसाएगिरी में रहते हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहां पर रखी हुई है, आप उनके लिए किसी किस्म की अनॉयंस, डेंजर या कॉमन इंजरी क्रिएट करते हैं। और which shall cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasions to use any public right, या किसी का पब्लिक राइट बनता है उस जगह पर और आप उस पब्लिक राइट रखने वाले लोगों के लिए अनॉयंस क्रिएट करते हैं, कॉमन इंजरी क्रिएट करते हैं या डेंजर क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये कि आपने पब्लिक न्यूजेंस को कमिट किया। अब इन सारी चीज़ों को आप पॉइंट में लेके आ जाएंगे, आपके लिए बड़ा आसान होगा इसको समझना। प्रोवाइडेड दैट न्यूजेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन दैट इट कॉज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। अच्छा, अब आप ये नहीं कह सकते कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं, अगर मेरे इस मखसूस काम की वजह से मेरा एक जो है ना एडवांटेज हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, ये काम मुझे मेरे लिए आसानी क्रिएट कर रहा है, तो मैं तो ये करूंगा। तो न्यूजेंस इस चीज पर एक्सक्यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस चीज अगर वो आपके लिए एडवांटेज क्रिएट कर रही है या आपके लिए जो है कन्वीनियंस क्रिएट कर रही है तो न्यूजेंस अलाउ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ये प्रोविजो डाली गई है। अच्छा, उसके बाद पब्लिक प्लेस को डिफाइन किया गया है। पब्लिक प्लेस मींस एनी प्लेस, कोई भी जगह, बिल्डिंग, इमारत, और कन्वेंस टू विच द पब्लिक हैज और इज परमिटेड एक्सेस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पार्क, स्ट्रीट्स, हाईवेज, कॉमन एरियाज ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। तो वो तमाम की तमाम जगह जो आम आवाम के लिए मख्तस है, जिसमें उसने ये मखसूस चीज़ें इंक्लूड की हैं और बताया है कि ये इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक लिमिटेड नहीं हो सकता, इससे अलावा भी हों। तो जहाँ तक आम आवाम को परमिट किया गया है, यानी कि उनकी एक्सेस परमिटेड है, अलाउ है, तो वो पब्लिक प्लेस होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेट प्रॉपर्टी, रियासत की प्रॉपर्टी क्या है? हमने पढ़ा तो सही कि रियासत की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास किया जा रहा है, रियासत की प्रॉपर्टी को इंक्रोच किया जा रहा है, लेकिन रियासत की प्रॉपर्टी इस एक्ट में वो प्रॉपर्टी होगी, उससे मुराद वो प्रॉपर्टी होगा इन द नेम ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट और एनी एंटिटी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इससे मुराद ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रियासत के कंट्रोल में है या डिपार्टमेंट, किसी ऐसे डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो सरकार के कंट्रोल किए गए डिपार्टमेंट की कोई प्रॉपर्टी है या सरकार की डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी है, तो इसको हम स्टेट प्रॉपर्टी कहेंगे। उसके बाद विसल ब्लोअर के बारे में हम बात करेंगे। विसल ब्लोअर मींस, इसका मतलब है द पर्सन हु इन द पब्लिक इंटरेस्ट
عام عوام کے انٹرسٹ کے لیے کیا کیا اس نے ڈسکلوز کیا ہے این ایکچوئل اور سسپیکٹڈ وائلیشن اور آفینس انڈر دی ایکٹ. اس قانون کے تابع اگر کسی شخص نے کوئی کرائم کیا ہے, کوئی ایکٹ کیا ہے, یا اس نے اس لا کے اگینسٹ کوئی ایکٹ کیا ہے, ایسا شبہ ایگزسٹ کرتا ہے, اگر کوئی اس چیز کے بارے میں پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انفارمیشن دیتا ہے کنسرنڈ اتھارٹی کو, تو اس شخص کو ہم وسل بلوئر کہتے ہیں. اس قانون کے اندر یہ بتایا گیا ہے. تو یہ وہ ڈیفینیشن کلاس کے اندر امپورٹنٹ حصے تھے جو آپ تمام لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے, ان کو پریپیئر کرنا آپ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر سیریز آپ تمام لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, لرن اپ پاکستان کی کمیونٹی کو سبسکرائب کرنا ہے, جوائن کرنا ہے اس چینل کو, اور کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں میکسیمم لوگوں تک آپ پہنچائیں, شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیشہ. آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم. اللہ حافظ.